नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशांक दीक्षित। बहुत बड़ा दावा भी है और युवाओं की भागीदारी भी। कैसे, आपको बता दें, विकसित भारत 2047 यानी कि 2047 में बात करती है, सरकार भी कहती है कि युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी रहने वाली है। उससे पहले आप एक ये दृश्य देखेंगे जहां पर मेरे पीछे आपको युवा दिख रहे हैं। ये यहाँ पर बेरोजगारी की उम्मीद में कि रोजगार मिल जाए, बेरोजगार हैं और अपना रोजगार लेने के लिए यहाँ पर रोजगार मेले में आए हैं, जो कि रोजगार महाकुंभ लगा हुआ है। यहाँ पर बताया जाता है 100 से ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ पर आई हुई हैं और उसके बाद अगर बात करें तो 50,000 से ज़्यादा नौकरियों का दावा किया गया है। और वहीं विदेश में भी युवा नौकरी कर सकेंगे। ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ी पहल है। अब यहाँ पर युवाओं से भी बात करेंगे कि आखिर वो किस तरीके से यहाँ पर आए हैं, कैसे क्या कुछ अपनी सीवी में उन्होंने दिया है, उसके बाद उनकी नौकरी को लेकर क्या कुछ दावे और कैसे उनकी नौकरी उनको मिलेगी, ये उनसे बात करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए पॉलिटिकोस के साथ। तो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर रोजगार की खोज में निकले थे और सोचा होगा कि रोजगार की उम्मीद, बहुत बड़ी उम्मीद होती है कि रोजगार मिल जाएगा। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रत्नेश कुमार है। आप भी यहाँ पर रोजगार महाकुंभ जो लगा है, आपने भी सीवी दिया? जी, सीवी दिया। हाँ। किसके लिए अप्लाई किया था आपने? मैंने आईटीआई से हूँ और आईटी सेक्टर कंपनी में उधर किस कंपनी में? स्कूटर वाली कंपनी कोई है। हाँ। जो क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय है या अपने देश की? अपने ही देश की है। हाँ। है ना। तो क्या कुछ प्रोसेस आगे बढ़ा? प्रोसेस वही हुआ कि अपना रिज्यूम दे दिया हमने। उन्होंने बोला कि भाई कॉल करेंगे, फिर उसमें अपना क्यूआर अपना बताया, अपना रिज्यूम में डाल दिया गया। तब देखते हैं वो कब कॉल करते हैं और कब अपने रिक्वायरमेंट के लिए बुलाते हैं, अपने अप्लाई के लिए। क्या लगता है आपके सीवी में उस अनुसार योग्यता है जिस अनुसार वो लोगों को ढूंढ रहे हैं? हाँ, सीवी में तो है, जिस प्रकार को वो ढूंढना चाह रहे हैं हमारे सीवी में उनका अनुभव जो हम मांगा भी हैं। अब उनकी मर्जी, वो कैसे इंटरव्यू हुआ करते हैं। वही इंटरव्यू हुआ, बस वो रिज्यूम लिए, इंटरव्यू में यही हुआ। अच्छा, हाँ। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? हरीश कुमार। हरीश कुमार जी। तो हरीश कुमार जी, आपने भी सीवी दिया होगा, क्या कुछ रहा आगे का प्रोसेस बताएं? अब अभी तो मैंने सीवी जमा किया है। अब आगे का प्रोसेस का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने जैसा बताया कि हम कॉल करेंगे, तब कॉल का इंतज़ार रहेगा। और लगता है कि जैसे रोज़गार जो महाकुंभ का मेला लगा है, इसमें कुछ तो सफलताएं मिलेंगी है। ऐसे लोगों को मिला है, कुछ लोग यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं, दे रहे हैं। अब हम भी कतार में हैं। आपको लगता है पारदर्शी तरीके से सब कुछ हो रहा है? जी, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। सरकार पारदर्शी तरीके से सब कुछ करवा रही है? जी जी। क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो ऐसे वायरल होते हैं जिसमें युवा कल बहुत परेशान था। उसके बाद यहाँ की मैं देखता भीड़ हूँ भाड़ का सुविधाएं। थोड़ा वो है, भीड़ तो हो ही रही है। अब जिस तरीके से, जैसे परसों भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, कल भी थी, आज भी है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ठीक ही चल रहा है। ठीक चल रहा है। जी। आपने किसके लिए अप्लाई किया? मैंने तो वो निम्बस कंपनी है, वहाँ पे अप्लाई किया है। कॉल करने के लिए उन्होंने कहा है, उसी का वेट। कॉल करने के लिए कहा है आपसे? जी जी। तो क्या लगता है, उम्मीद पर पानी तो नहीं फिरेगा? नहीं, अब ऐसा तो नहीं लगता। अब देखते हैं। क्योंकि बहुत सारे युवा उम्मीद लेकर आता है, क्योंकि बेरोजगारी की दर काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है उम्मीद वाले ही और आए हैं। सरकार भी प्रयास कर रही है कि काफ़ी बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। लगता है सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है। अच्छा हो जाए तो अच्छा ही है। क्या नाम है भैया आपका? पुष्पेंद्र यादव। पुष्पेन जी। तो पुष्पेन जी, आप भी रोजगार की खोज में निकले होंगे और आप यहाँ महाकुंभ में आए। क्या कुछ यहाँ पर अनुभव हुआ, कैसा क्या आपने अप्लाई किया? अनुभव हमारा ये रहा, मेरा बीटेक एग्रीकल्चर से है। जैसा कि मैं अपने फील्ड की जॉब देख रहा हूँ, तो यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनियाँ नहीं आई हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर की कोई कंपनी नहीं आई है? जी नहीं। एक मेरे साथ, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र यादव। पुष्पेन जी मेरे साथ मौजूद हैं और उनका साफ तौर पर कहना है, यहाँ का मुझे नहीं पता क्योंकि भैया ने अप्लाई किया है, तो कह रहे हैं कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनी नहीं आई। यही आपका कहना है? जी कोई भी कंपनी नहीं आई। नहीं। तो आप क्या है, उदास होकर घर वापस जा रहे हैं, क्या हो रहा है? जी, कहाँ से आए थे? मैं मुरादाबाद संभल से आया हूँ। मुरादाबाद संभल से आए हैं? जी, मैंने दिया है। बाकी ये कह रहे हैं अपने मुताबिक डिप्लोमा जो होल्डर हैं उनके अकॉर्डिंग देंगे, कॉल करेंगे। तो सीवी दे दिया है इनको बस। आपने सीवी दिया है, लेकिन आप एग्रीकल्चर सेक्टर कोई कंपनी नहीं है, लेकिन आपका दूसरे कहीं सीवी भेजेंगे? जी जी, यही बोला? ऐसा बोला है जी। तो आप संभल से आए हैं, यानी कि संभल से आप नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ बताया गया कि योगी सरकार जो है बेरोजगारों के लिए लगातार पहल कर रही है कि बेरोजगार जो युवा हैं उनको कहीं ना कहीं नौकरी दी जाए। तो ये महाकुंभ लगा, यहाँ 50,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार की बात कही गई।
ठीक, यहाँ पर 100 से ज़्यादा, योग्यता के आधार पर भी की गई। हाँ योग्यता के आधार पर, sorry, जी। हाँ, यहाँ दूसरी बात, हमारी जो योग्यता है उसके आधार पर मुझे तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं लगा। आपकी योग्यता के अनुसार फिर एक बड़ा दावा है भैया का कि इनकी योग्यता के अनुसार, भैया की योग्यता के अनुसार इनको यहाँ पर कोई ऐसा नौकरी या ऐसी कोई कंपनी नहीं मिली। जी। अच्छा ठीक है, आप अब बात करते हैं 100 से ज़्यादा कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में भी ऐसा कुछ नहीं? अंतर्राष्ट्रीय में मैं गया ही नहीं, नहीं गए? मुझे अंतर्राष्ट्रीय नहीं जाना। आपको इंडिया में ही? जी। ठीक है, तो मेरे साथ युवा मौजूद थे, एक युवा साथी हैं जो दर दर भटकने के बाद यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आए थे, एक उम्मीद से आए थे कि उनको उनके सेक्टर की नौकरी मिलेगी। लेकिन उन्होंने, जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उनके सेक्टर की उनको नौकरी तो नहीं मिल रही है और उनका कोई सेक्टर का यहाँ कंपनी भी नहीं दिखा। यही है ना आपका बात? जी। हाँ, तो उनके सेक्टर की कोई कंपनी भी नहीं दिखी, लेकिन आखिरकार उनको उम्मीद है कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिल सकती है जहाँ उन्होंने CV भेजा होगा। जी जी। मेरे साथ एक और युवा साथी मौजूद हैं जो रोजगार महाकुंभ में आए थे अपनी उम्मीद के साथ कि उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन मिला या नहीं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद कुमार है, मैं सीतापुर जनपद से आया हूँ। सीतापुर जनपद में। और यहाँ पर मैंने बहुत सारी कंपनियाँ देखी हैं, लेकिन उसमें हमें नहीं लगता है कि कोई भी युवा जिस सैलरी पे कंपनियाँ ले जाना चाहती हैं उस सैलरी पे कोई सरवाइव कर पाएगा। पे स्केल उनका ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अभी बहुत जल्दी में मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मिनिमम जो सैलरी है वो 16,000 से नीचे नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10,000, 12,000, 14,000, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही लगाया हुआ रोजगार मेला है। ठीक है, और उन्होंने ही कहा था कि 16,000 से नीचे किसी भी बेरोजगार को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो 10,000, 12,000, 13,000, 14,000 की सैलरी मिल रही है। तो हमें नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की किसी भी बात में कोई सच्चाई दिख रही है और रोजगार की बड़ी स्थिति बेकार यहाँ चल पर रही है। पारदर्शी तरीके से कुछ नहीं हो रहा है क्या? नहीं, पारदर्शी क्या, वो 12,000, 10,000 रुपये में कौन नौकरी कर लेगा? आज के ज़माने में कोई 10-12,000 रुपये में सर्वाइव कर आपकी पाएगा? योग्यता क्या है कि उस योग्यता के अनुसार आपको 10-12 हज़ार की नौकरी मिल रही है? जो डिप्लोमेटिक लोग हैं, जो ITI किए हुए हैं, 2 साल का प्रशिक्षण लिए हुए हैं, उन लोगों को 10 या 12 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाएगी, और वो भी गुजरात में मिलेगी, सूरत में मिलेगी या अहमदाबाद में मिलेगी। तो हमें नहीं लगता है कि वो इसमें कोई सर्वाइव कर पाएगा। मैं सरकार से पुरजोर अपील करता हूँ, मेरा उनसे एक निवेदन है कि जो हमारे डिप्लोमेटिक लोग हैं, जो प्रशिक्षित युवा हैं, या फिर जो भी जितने भी बेरोजगार हैं, उनकी जो दैनिक मजदूरी है, या कह सकते हैं कि जो उनकी जो मेहनत है, मेहनत के अनुसार उनको पे स्केल मिले। हाँ, उनको पे स्केल कम से कम जितना आपने अपने मुंह से कहा है उतना तो होना चाहिए। नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं कि आप कहा कुछ और है और उतना मिल नहीं रहा है। आप सीतापुर से आए, मैरिड है? नहीं, अनमैरिड है। अनमैरिड है, यानी कि युवा साथी है। युवा साथी का साफ तौर पर कहना है कि उनको यहाँ पर रोज़गार मेला जो लगा है, सरकार अच्छा काम कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बात उनकी निकल कर आई है कि जो कंपनियाँ आई हैं उनका पे स्केल जो होता है बहुत नीचे का है, कि अगर उनको ये नौकरी मिल भी जाती है, आपको क्या उम्मीद है मिल जाएगी? नहीं, मिल तो जाएगी, लेकिन कोई करेगा नहीं, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो कितने में किराए में रहेगा, कितना वो खाएगा, वो बचा कितना पाएगा? हमें नहीं लगता है कि वो अहमदाबाद में कोई 10 या 12,000 रुपये की नौकरी से सर्वाइव कर पाएगा। कोई सर्वाइव कर पाए तो बताइए भाई, 10-12,000 रुपये की नौकरी में आप लोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई? कर पाएंगे आप? बता रहे हैं 10-12 हज़ार की नौकरी मिल रही है। इतनी नौकरी में क्या बचेगा ये बताइए। 10-12 हज़ार की आपको भी ऐसा ही पे स्केल बताया गया? हाँ, लगभग कंपनियों का यही पे स्केल है, लगभग अधिकतर लगभग कंपनी अधिकतर कंपनी यही है। लेकिन लोग कहते हैं योग्यता के अनुसार, अगर आपकी योग्यता है तो बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है। नौकरी मुश्किल है, आज के समय बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन सरकार तो प्रयास कर रही है कि बेरोजगारी से रोजगार की तरफ पहुंचा जाए और हर युवा के हाथ रोजगार हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो बहुत ज़्यादा पे स्केल पा गए हैं उनका पे स्केल कम करे या बढ़ाना बंद कर दे, और बाकी लोग जो प्राइवेट सेक्टर में उनका पे स्केल बढ़े। इससे थोड़ा सा ताल समानता बनेगा। एक और व्यक्ति मेरे साथ मौजूद थे। अब यहाँ पर बात ये निकल कर आती है कि कंपनियाँ तो आई हैं खैर, लेकिन उनके पास जो रोज़गार देने की बात आती है तो वो कंपनियाँ इन युवाओं को रोज़गार में पे स्केल बेहद कम दे रही हैं। 12,000, 14,000 अगर बात करें तो इतना शायद मुझको लगता है लेबर पर डे के हिसाब से भी कर लेता। गांव में एक लेबर अपने घर से खा पी के जाता है 8 बजे 9 बजे, और वो शाम को 500 रुपये लेके आता है, और उसके शरीर पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है।
वो एक मैला कुचैला कपड़ा पहन के जाता है, 500 लेके आता है। और यहाँ पे हम एक अच्छा कपड़ा पहन के घर से छोड़ के, अपने फैमिली को छोड़ के मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, गुड़गांव इतने दूर जाएंगे और वहाँ पे रूम लेंगे किराया पे, कम से कम उसका पैसा देना है। कपड़ा अच्छा पहन के जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, उसका खर्चा है। तो ये बताइए बचेगा क्या? वो तो उस मजदूर से तो बेकार तो हम हैं। उस मजदूर से भी बुरी स्थिति तो हमारी हो चुकी है। तो ये बताइए इसके क्या किया जाए? आपके पास भी एक बार आएंगे। सरकार जो है विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रही है, यानी कि 2047 की ओर, विजन 2047 ज्ञात होगा, लगातार वो बात करती है, उस पर विधानसभा में भी चर्चा होती है, सदन में चर्चा होती है और उसके और कहा जाता है कि युवाओं का जो है हिस्सेदारी सबसे अधिक रहने वाली है। विजन, हाँ बहुत सही आपका सवाल है। आपने कहा का विजन 2047 का, ठीक है, तो 2047 का जो विजन है वो ऐसे नहीं पूरा हो पाएगा। मेरी समझ से भारत देश में सबसे ज़्यादा आबादी युवा भाई बहनों की है और युवा भाई बहनें जब बेरोजगार रहेंगे तो हमें नहीं लगता है कि उनका कोई विज़न पूरा हो पाएगा, ना ही मिशन पूरा हो पाएगा, ठीक है ना। और इस हिसाब से जैसे आप मान के चलिए, जब इकोनॉमिकल रूप से यानी आर्थिक रूप से हमारा युवा ही कमज़ोर हो जाएगा, हमारा युवा ही, हमारा भाई युवा बहन है ना, वो रोज़गार से वंचित रहेगा, ठीक है ना, तो वो उसकी दैनिक दिनचर्या, वो शिक्षा का स्तर और उसका रहन सहन का स्तर स्वाभाविक सी रूप से वो गिरता जाएगा और जिससे ये मिशन में बहुत बड़ा एक लूज पॉइंट है। और मैं चाहूँगा, सरकार से पुरजोर मेरी अपील है कि इस स्तर को बढ़ाने के लिए जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी जो न्यूनतम वेजेस हैं, न्यूनतम उनकी जो पगार है उनको फिक्स करना चाहिए, उनको तय होना चाहिए कि हमारा जो स्किल्ड वर्कर है, सेमी स्किल्ड वर्कर है, जो हमारा और उच्च तकनीकी प्रशिक्षित युवा है, उसके लिए हम कितना फिक्स वेतन करेंगे, है ना। और एक सबसे बड़ी जो कमी आ रही है वो ये हमको देखने को मिल रही है कि जॉब की अनसर्टेनिटी ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश में खास करके ये है कि उत्तर प्रदेश में लोग प्रशिक्षित हो जाते हैं, वो ITI कर लेते हैं, वो डिप्लोमा कर लेते हैं, यानी वो डिग्री भी कर लेते हैं, तकनीकी डिग्री कर लेते हैं, लेकिन उनके पास जॉब की कोई सर्टेनिटी नहीं है कि मैं ये प्रशिक्षण कर लूँगा या फिर ये मैं कोर्स कर लूँगा तो हमें को नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिल क्यों जाएगी? मैं ये कहना चाहूँ, उत्तर प्रदेश में नौकरी की कोई ज़रिया नहीं है। हमें पूछना चाहता हूँ कि एक दो जो गिने चुने प्लांट्स हैं, लखनऊ में एक प्लांट है मात्र ऐसा, टाटा मोटर्स, तो आप ये बताइए लखनऊ की जनता यदि प्रशिक्षित हो टेक्निकल फील्ड में तो सारी जनता क्या एक टाटा प्लांट के भरोसे पे नौकरी पा जाएगी? बोलो भाई, आप सभी लोग बताओ, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश के अंदर मैं चाहता हूँ कि रोजगार है ही नहीं, एक कहीं गिने चुने नामचीन रोजगार की जगह है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इतनी भीड़ उमड़ती है, लोग को जो चाहिए वो मिल ही नहीं पा रहा है। जी, आपने कारखानों की बात कही, जी, श्रम मंत्री बोलते हैं जी, कि एक कार्यक्रम में संबोधित करते हैं और 2017 तक जितने कारखाने रजिस्टर हुए थे जी, उससे कहीं ज्यादा जी, 2017 सीएम योगी के शासनकाल में पंजीकृत हुए हैं। उन्होंने कहा योगी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित है। हाँ, बहुत कारखाने रजिस्टर हुए हैं, ये दावा मैं उनकी बाइट सुन रहा था इस रोजगार मेले से पहले। हाँ। माननीय श्रम मंत्री जी क्या कहते हैं और क्या करते हैं मेरी तो नहीं समझ में आता है, या आप युवाओं को समझ में आता है? उन्होंने कहा था जर्मनी, जापान, क्योंकि भारत में रोजगारों की कमी है, ये सरकार ने बिल्कुल स्वीकार किया। ये सरकार ने स्वीकार न किया होता तो हमारे युवाओं को विदेश में नौकरी करने के लिए जाना नहीं पड़ता। और माननीय मंत्री जी ने यह भी आश्वासन किया था और सभी लड़कों को, सभी युवाओं को ये प्रचार प्रसार किया गया था, फैलाया गया था कि बहुत ज़्यादा रोजगार की कंपनियां आएंगी, यानी 30 कंपनियां लगभग विदेश की आएंगी। भाई हम आप सभी युवाओं से पूछना चाहते हैं कितनी कंपनियां आई हैं विदेश की? कितनी कंपनियां आई हैं? सिर्फ एक कंपनी आई, यानी 29 कंपनियां। अरे यानी आप ये माननीय मंत्री जी की बात में कितनी सच्चाई होती है इसको आप समझ लीजिए पहले। यानी 30 कंपनी वो कहते हैं तो एक आती है, तो वो क्या कह रहे हैं कितने कारखाने लगे हैं? यानी उन्होंने 100 कहा होगा, इसका मतलब 99 नहीं लगे होंगे। उन्होंने 30 कंपनी बुलाया लेकिन एक आई, यानी 29 नहीं आई। तो माननीय मंत्री जी ने ये कहा 30 कंपनियां आएंगी विदेश से और एक आई, 29 नहीं है, तो इसका मतलब है 2017 के बाद उन्होंने कहा कई कारखाने। अरे मैं 2017 की बात छोड़िए, मैं ये 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, 5 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। 30 कंपनियां। माननीय मंत्री जी से मेरे सवाल है कि वो कहाँ हैं? ठीक है, जो बाहर की सवाल छोड़ा है कि कौन सा क्या सवाल है आप? मेरा सवाल ये माननीय मंत्री जी से है कि जो उन्होंने वादा किया था युवाओं से कि 30 कंपनियां विदेश से आएंगी, तो उनमें से एक आई, बाकी 29 कहाँ हैं?
30 कंपनियां विदेश से आएंगी, उन्होंने ये दावा किया जी। और कितनी आई? एक आई। एक आई। एक आई। 29 कंपनियां 29 कहाँ है? यहाँ पर एक कंपनी आई, पूछ लीजिए और लोगों से। एक कंपनी आई भैया यहाँ पर विदेश की। कौन बोल रहा है? दुबई सिर्फ दुबई से कितनी कंपनी आई? बस एक आई और क्या दुबई जर्मनी जापान भी नहीं है। जर्मनी जापान भी तो नहीं। कितनी कंपनियां आई? कुछ नहीं आई। 3 दिन से हमारे यहाँ दौड़ के गर्मी में पसीना हो रहा है, क्या मतलब हुआ? 3 दिन से आप दौड़ रही, रोजगार का भी उम्मीद लेकर आई हूँ। कुछ नहीं हुआ सर, बताइए। क्या? जर्मनी जापान आया ही नहीं, कितनी सारी आने वाली थी, 1-2 आई हैं उसमें, बाकी हम लोग 3 दिन से बराबर दौड़ रहे हैं। पेपर में सर दिखा करके क्या फायदा? एक आपके पास फिर वापस आऊंगा। विकसित भारत 2047 में आपकी अहम भूमिका रहने वाली है। आप एक युवा हैं, आप रोजगार के दर दर आप रोजगार लेने आ रहे हैं हर दिन। 3 दिन का ये रोजगार मेला था, क्या कुछ कहेंगे? जी रोजगार तो आया, लेकिन इतने लोग आ गए थे। जी रोजगार तो था, लेकिन इतने लोग थे, इतनी जनसंख्या ज़्यादा भी तो सरकार को इतना देखना चाहिए उस हिसाब से। सरकार को देखना चाहिए। लेकिन एक आपको बता दूं, सरकार अपने जो है लगातार प्रयासरत है कि वो कहती है कि हम युवाओं को बेरोजगारी से रोजगार की तरफ ले जा रहे हैं और लगातार रोजगार के लिए प्रयास कर रही है। कहीं कहीं रोजगार मेले लग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है गाँव-गाँव में रोजगार मेला लगेगा, ऐसा बोला है। तो रोजगार की आप, लेकिन अब आप यहाँ पर जब आए हैं तो आपने किस कंपनी के लिए अप्लाई किया है? जी मैंने दुबई के लिए किया, लेकिन सैलरी बहुत कम दे रहे हैं भारत। सैलरी की आपने बात उठाई, पीछे जितने युवा मिले हैं सैलरी की बात सबने उठाई है। सैलरी बेहद कम है। क्या लगता है आपकी योग्यता सैलरी के अनुसार नहीं है? नहीं। या है उससे अधिक है? नहीं उससे हिसाब से नहीं सैलरी। आपकी योग्यता के अनुसार आपको सैलरी नहीं मिल रही? नहीं। एक बेटी है यहाँ पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्लोगन है। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे लोग कहते हैं, जनता से मैं जब संवाद करता हूँ तो उसमें कहता है ना बेटी बच पा रही है ना बेटी पढ़ पा रही है। तो एक बेटी मेरे साथ मौजूद है। आप यहाँ पर रोजगार की होड़ में आई थी कि रोजगार मिलेगा, आपको रोजगार मिला? जी एक कंपनी में मुझे मिला, बट मुझे ऑफर लेटर नहीं प्रोवाइड किया गया। बोला कि अभी आज आप कर लेते हैं, बाकी 2 दिन बाद आपको कॉल किया जाएगा। तो क्या लगता है ऑफर लेटर तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन आपको क्या लगता है आपकी योग्यता के अनुसार आपको पे स्केल मिल रहा है? योग्यता के अनुसार नहीं मिल रहा है, पर मजबूरी इतनी है कि लेना पड़ रहा है। बात ये है क्योंकि योग्यता हमारी बीटेक की है और मुझे यहाँ पे एक 12th पास की जॉब मिल रही है, जान लीजिए। 12th पास की? हाँ, इतनी मतलब लो लेवल की जॉब मिल रही है, बट हमने एडजस्ट इसलिए किया क्योंकि भाई कुछ तो स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे स्विच किया। एक मेरे साथ बेटी मौजूद थी जिनका साफ तौर पर कहना है आपको आपके पे स्केल होता है उसके अनुसार जॉब नहीं मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जितने कोई कंपनी नहीं थी, कोई ऐसी कंपनी नहीं थी कि जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीएस के लिए कोई कंपनी नहीं थी, और जिसमें कि मेंशन किया गया था कि यहाँ पे सारी टेक महिंद्रा आई थी जरूर, बट वो नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए ले रही थी। अब बताइए आप एक बीटेक ग्रेजुएट सीएस से सॉफ्टवेयर डेवलपर पोजीशन का हकदार, वो एक नॉन प्रोसेस का वॉइस प्रोसेस के लिए जॉब के लिए रोल करेगा? कोई अपना 10,000 पे अपना टाइम 10 घंटे 9 घंटे काम पे लगेगा? नहीं लगेगा। वही दिक्कत हमारे साथ थी। अगर ये वीडियो कोई कंपनी ऐसी नहीं थी। सरकार तक पहुँचे तो उनसे मैं बस सरकार से अपील कर सकता हूँ इन युवाओं की आवाज़ पर कि इन युवाओं की आवाज़ सुनी जाए। और ये जब सरकार तक ये बात पहुँचे तो एक बेटी कह रही है उसको उसके जो उसका योग्यता है उसके अनुसार उसको यहाँ पर नौकरी नहीं मिली और पे स्केल उसके अनुसार नहीं मिला। तो एक बेटी कह रही, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बेटी कह रही है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वीडियो को एक बार देखें तो ये इन युवाओं की आवाज़ को ज़रूर सुने और यही युवा विकसित भारत 2047 में बहुत बड़ी हिस्सेदारी निभाएंगे। ये आप भी कहते हैं, ये हर युवा यहाँ का जानता भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत देश में युवा है और युवाओं की अगर आवाज़ उठती है तो वो हर देश के उस संविधान में पहुंचनी चाहिए, संसद में पहुंचनी चाहिए, विधानसभा में पहुंचनी चाहिए कि ये एक युवा यहाँ पर रोजगार मेला लगा था, महाकुंभ लगा था, उसमें यहाँ पर पहुँचे हैं, एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ पहुँचे हैं। तो उनकी उम्मीदों पर पानी ना फिरे, उनकी उम्मीद जो है एक तरीके से कहा जा सकता है उनकी उम्मीद पूरी हो। ये सरकार से सिर्फ मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि सरकार तक अगर ये बात पहुँचती है तो इनकी ओर एक ध्यान दिया जाए और इन युवाओं को रोजगार मिले। कैमरामैन रवि के साथ मैं ईशांक दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज़, लखनऊ। देखिए, बहुत सफल रोजगार मेला आयोजित हुआ है। मिशन रोजगार के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया और सक्सेसफुली
लगभग 16,000 लोगों को जो है रोज़गार दिया गया है। विदेशी कंपनीज भी आई थी, विदेश में भी रोज़गार दिया गया है, देश में जितनी कंपनीज आई थी उनमें भी रोज़गार दिया गया है। हमारे उत्तर प्रदेश का युवक बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही मेहनती है और लड़कियां भी जो है यहाँ आई हैं। तो हमारे तो ये मानना है कि हमारे प्रदेश में इस प्रकार का मेला अगर और आयोजित होगा, महाकुंभ के अंतर्गत इस पूरे मिशन मोड में कार्य होगा। श्रम विभाग इसके लिए तत्पर है। तो अलग अलग शहरों में ये आयोजित होगा, तो जहाँ भी जो भी हमारे युवक गांव देहात में है, शहरों में है, जो भी उनका कौशल है उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। मेरा तो बस एक ही मानना है कि अगर हमारे प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में जाना है तो हर बच्चे को बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। हर बच्चे को अब तो माध्यमिक स्कूलों में कौशल भी सिखाया जाता है, स्किलिंग भी सिखाई जाती है। हर चीज़ में ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। अगर बच्चे मेहनत करेंगे, स्किलिंग करेंगे तो देश में अपना नाम करेंगे, अपने परिवार में अपना नाम करेंगे और निश्चय ही बहुत ही सफल नागरिक होंगे। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत का 2047 का, वो तभी संभव है जब हम सब लोग जुटकर काम करें। ये जो मिशन रोज़गार है, इसमें जो हमारे मेहनती और अच्छे बच्चे हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है, इनको बहुत बहुत बधाई। ये 3 दिन का इवेंट था रोज़गार महाकुंभ 2025, जिसका आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया था। 26 को इनॉग्रेशन था जो ऑनरेबल सीएम सर के द्वारा किया गया था और 3 दिनों तक ये पूरा इवेंट चला। करीब 100 से ज़्यादा कंपनियों ने इसमें प्रतिभाग किया और बहुत बड़ी संख्या में जॉब सीकर्स यहाँ पर आए। आज इस प्रोग्राम का समापन समारोह हो गया है और हमने 16,000 जॉब ऑफर लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कैंडिडेट्स को। इसमें इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में हुए हैं। जो 100 कंपनीज़ थी उसमें 22 कंपनियां इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स की थी, जो मोस्टली यूएई की कंपनीज़ हैं और इन्होंने करीब 1600 जॉब ऑफर्स कैंडिडेट्स को दिए हैं। तो हमारा सेवायोजन निदेशालय इस तरीके के प्रयास करते रहेगा। ये जो पूरा रोज़गार महाकुंभ का अभियान है, हमारा टारगेट है कि इस अभियान में अलग अलग स्थान पर अलग अलग इवेंट्स करके हम टोटल 50,000 जॉब ऑफर लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। आज हमारा ये पहला इवेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और इसमें हमने 16,000 जॉब ऑफर लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। मैम, जो एक आगे का क्या प्लान है? अब कैसे आगे और भी बच्चों को ताकि रोजगार मिले, रोजगार क्षेत्र में जोड़ा जाए? और 50,000 टारगेट, अगला टारगेट मैम क्या होने वाला है? हमारे निदेशालय के द्वारा हर ज़िले में जॉब फेयर का आयोजन किया जाता है और इस तरीके के जो मेगा इवेंट्स है, इसमें एक ही स्थान पर बहुत सारे एम्प्लॉयर्स आते हैं तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जॉब सीकर्स को। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और बड़ी संख्या में कंपनीज आते हैं, तो लोग अपनी स्किल के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब लेने के लिए यहाँ पर ज़्यादा फ्रीडम ऑफ चॉइस उनके पास होती है। इसी तरीके के मेगा इवेंट्स भी हम करेंगे और इसके साथ साथ मेगा इवेंट्स के साथ जो हमारे रेगुलर डिस्ट्रिक्ट जॉब फेयर्स है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। मैम, जैसा कि उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा जो है जॉब सीकर्स आ गए, तो क्या अगली बार से उनको कोई समस्याएं ना होने पाएँ, इसको लेकर के भी आप प्रबंध करेंगे? हाँ, बहुत बड़ी मतलब बहुत उत्साहित लोग आए थे और बहुत बड़ी संख्या में आए थे, तो लोगों को उत्साह देखकर और क्राउड को देखकर हमने एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम किया। यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मर्क्यूरी हॉल और सैटर्न हॉल को भी बुक किया गया और जितने दुबई के जो इंटरव्यूज़ होने थे यूएई के इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स, वो मर्क्यूरी हॉल में कर रहे थे हम, और सैटर्न हॉल को भी एडिशनल रिक्वायरमेंट को देखते हुए बुक किया गया। वहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज़ का इंटरव्यू हो रहा था। तो इसी तरीके से हम क्राउड को एस्टिमेट करके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को देख करके कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको बढ़ाएंगे। मैम, कई युवाओं से बात किया तो युवाओं की एक छोटी सी उम्मीद थी, वो उस पर पानी फिर गया। वो बोल रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर की कोई भी कंपनी उनको नहीं मिली। हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि इसमें और कंपनीज़ को हम लाएं और जो भी हमारा अगला इवेंट होगा उसमें इस तरीके की और भी कंपनीज आएंगी। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.